शुरुआत में ही हमारा हीरो एक निचले दर्जे की कॉक्यूपाइन के सामने बैठा हुआ दिखता है और उसकी मुखादम जोर से चिल्लाती है कि आप उन्हें इनाम में कैसे दे सकते हैं किसी अफसर को। लेकिन वो कॉक्यूपाइन उसे चुप करवा कर कहती है कि मैं समझ सकती हूँ। ये कहकर वो उठकर रोती हुई चली जाती है। फिर हमें सफ़ेद लिबास में बैठी हुई एक औरत दिखाई जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एक मुखादम हाथ में लालटेन लिए जा रही होती है कि तभी वो उसी औरत को देखती है और उसको देखकर गिर जाती है। तभी वो औरत उसके पास आती है और उसको देखकर हंसती है और वहाँ पर वो चिल्लाती है और सीन शिफ्ट हो जाता है। जेट पवेलियन के अंदर मुलाजमात काम कर रही होती है। तभी एक कहती है कि मैं कितना भी काम कर लूँ मुझे इस ठंड की आदत ही नहीं होती। तभी उनमें से एक कहती है कि हमारे यहाँ तो दिन रात ठंड पड़ती है। तभी उनमें से एक और कहती है कि हाँ तुम ज़रूर पश्चिम से होगी, वहाँ पर दिन रात ठंड होती है। लेकिन तभी वो कहती है कि हाँ और मध्य और पश्चिम के मामलात भी अब ठीक हो रहे हैं। तभी उनमें से एक कहती है कि हाँ ये सब टेडी क्योको की वजह से हो रहा है, क्योंकि वो विदेशी राजकुमारी है और क्योंकि वो उस खित्ते से है, इसलिए वहाँ के लोगों को अब यहाँ के अफसर नज़रअंदाज नहीं कर सकते। फिर उनमें से एक वेटरन कहते हैं कि जो भी हो लेकिन लेडी क्योको की जान हमेशा खतरे में होती है। तुम जानते हो कि जब वो गर्भावस्था में थी तब उनके कपड़ों से हमें जहरीली सुई बरामद हुई थी। ये बात होती है कि उनमें से एक कहती है कि वो पुरानी बातें थी, अब हमारे पास एक अपोफिक्री है। और यहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है। हमारी अपोफिक्री कुछ बना रही होती है। तभी उनमें से एक लेडी वेटरन उनके पास आती है और कहती है कि बताओ तुम क्या बना रही हो। तभी वो कहती है कि मैं जुकाम की दवाई बना रही हूँ। तभी वो उसके पास आती है और उसके हाथ को देखकर और भी ज़्यादा दुखी हो जाती है और उसको सहलाती है, उसको पकड़ती है और कहती है कि तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज़्यादा जुल्म और सितम गुजारे गए हैं। तब वो कहती है कि हाँ ये बात तो सही है। लेकिन तभी वो अपना काम करने लग जाती है और कहती है कि क्या तुमने उन अफवाहों के बारे में सुना। तभी वो कहती है कि अफवाहें। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें अपोफिक्री अपनी पुरानी दोस्त के साथ बैठी हुई नज़र आती है। वो कहती है कि तुम जानती हो कि यहाँ पर एक औरत सफ़ेद कपड़ों के अंदर घूम रही है रात को। मुझे तो लगता है कि वो एक चुड़ैल है या एक डायन या एक भूत, कुछ भी हो सकता है। लेकिन तभी वो अपोफिक्री कहती है कि ये सब तो बातें हैं, अफवाहें हैं, मैं इन पर कैसे भरोसा करूँ। तभी उसकी दोस्त कहती है कि तुम भरोसा करो ना करो, उसको रात में देखा गया है, ये एक सच्ची बात है। तभी अपोफिक्री सोचने लगती है और कहती है कि इनर कोर्ट के अंदर आना लगभग नामुमकिन है। चारों तरफ लंबी लंबी ऊंची ऊंची दीवारें हैं और उस तरफ पानी भरा गया है जिसके अंदर बहुत ही जहरीली चीज़ें भी हैं। और इसके साथ साथ ये भी बात वो करती है कि यहाँ पर 4 दरवाजे हैं आने के लिए और चारों दरवाज़ों पर पहरे होते हैं। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई जिंदा इंसान इस तरफ आ सके, या तो वो सच में एक पिशाच है या फिर कुछ और जो कि अंदर से वहाँ गया है। खैर जो कुछ भी है, लेकिन ये तो सिर्फ एक अफवाह है। ये कहकर सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि हमारी अपोफिक्री अपने वेट के पास आती है और कहती है कि अब मेरी वेट से अच्छी बनने लगी है, क्योंकि जब से उनको पता चला है कि मैं दवाइयाँ बना सकती हूँ उन्होंने मुझे दवाइयाँ बनाने की परमिशन भी दे दी है और मुझे सारी चीज़ें भी ला कर देते हैं। इसी के साथ साथ वेट उसके लिए खाने की चीज़ें लाता है और जिसको देखकर वो बिल्ली की तरह लाल टपकाने लगती है। लेकिन तभी वेट कहता है कि तुम्हें मीठे से ज़्यादा नमकीन पसंद है क्यों। तभी वहाँ पर हमारा हीरो आ जाता है और कहता है कि थोड़ा मुझे भी मिलेगा। तब वेट उसके सामने से डिश हटा लेता है और कहता है कि क्यों नहीं। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी हमारी अपोफिक्री कहती है कि हाथ आया लेकिन मुंह ना लगा। लेकिन तभी हमारा प्यारा सा हीरो उसके पास आता है और कहता है कि तुम्हें ऐसी चीज़ें बहुत पसंद है ना, तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मेरी मदद की। लेकिन तभी अपोफिक्री कहती है कि ये तो मेरा फ़र्ज़ था, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन तभी वो मन ही मन सोचने लगती है कि आखिर ये यहाँ पर क्यों है, ये तो एक किन्नर है, इसको तो कहीं और होना चाहिए था। सारा दिन ऐसे भटकता रहता है, आखिरकार इसके पास कोई काम है या नहीं, आखिरकार ये मेरे पास क्यों आ जाता है, आखिरकार ये ऐसे क्यों घूमने लगता है। क्या ये राजा का अंगरक्षक है? नहीं, उसके लिए तो इसकी उम्र बहुत छोटी है। शायद राजा इसको अलग शौक के लिए पाल के रखते होंगे। और ये कहकर अजीब सा मुँह बनाकर उसकी तरफ देखती है, जिसकी वजह से वो अचंभे में आ जाता है और कहता है कि तुम क्या सोचती रहती हो। और वो अजीब सा मुँह बनाकर कहती है कुछ भी नहीं। लेकिन तभी वेद आ जाता है और आकर बैठने ही वाला होता है कि वो उसे एक काम दे देता है, जिसको देखकर वेद बेचारा रोता हुआ वहाँ से निकल जाता है। और फिर हमारी अपोफिक्री से कहता है भटकती भुट्टी की कहानी सुनी है क्या। तभी वो जवाब देती है कि मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं। तभी वो कहता है कि नींद में चलने से तो इंटरेस्ट होगा। और बस ये बात होती है कि वो कहती है कि नींद में चलना, और बस ये देखकर वो कहता है कि तुम्हें इससे उत्सुकता पैदा हुई ना। तभी वो कहती है कि ऐसी भी कोई बात नहीं है। तभी वो कहता है कि बताओ इसमें क्या होता है, और ये कहकर उसके बहुत नज़दीक आ जाता है और वो कहती है कि इसमें क्या होता है भला, नींद में चलता है इंसान। और वो कहता है कि इसकी कोई दवाई है। उसने कहा कि दवाई नहीं है। तभी वो कहता है कि हर मर्ज़ की दवा होती है, लेकिन वो कहती है कि इस मर्ज़ की दवा नहीं है। तभी वो उसके कदमों में आ जाता है और प्यारी सी शक्ल करके कहता है कि तुम बनाओ ना। और तभी वो कहती है कि मैं कोशिश करूँगी।
और सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर हमें हमारी अपा फिक्री बटलर के साथ रात को कहीं जाती हुई नजर आती है। वो उसको देखकर कहती है कि मुझे किसी भी एंगल से ये इंसान किन्नर नजर नहीं आता। लेकिन तभी वो कहता है कि एक बात बताओ लेडी माओ माओ। लेकिन तभी वो कहती है कि मुझे लेडी ना बुलाए क्योंकि मेरा ओहदा आपसे नीचे का है। तभी वो कहता है कि ठीक है बताओ मिस चाओ माओ। लेकिन तभी वो कहती है कि इतनी जल्दी जज्बात बदल दिए। और तभी वो इंसान उससे कहता है कि तुम जो हो इस तरह से ना बात किया करो हीरो से, क्योंकि वो हीरो है तो इसको थोड़ी इज्जत दिया करो। तभी वो कहती है कि इनको लगता है पता चल गया। तभी वो कहता है कि तुम इन्हें इस तरह से ना देखा करो, उन्होंने मुझसे बात की, कहा कि तुम उनको ऐसे देख रही थी जैसे जहरीले कीड़े को देखा जाता है। और फिर वो कहता है कि उनकी थोड़ी इज्जत किया करो, उनको कोई ऐसे दिखता है तो उन्हें पसंद नहीं आता। तभी मामा कहती है कि मैं कोशिश करूंगी। इन्हीं बातों के बीच उनको वो औरत दिख जाती है। वो औरत और कोई नहीं बल्कि मिस फुयू होती है, जो कि छत के ऊपर चढ़ के रस्क कर रही होती है। उसको देखकर हमारी प्यारी सी अपा फिक्री को कुछ शक होता है। लेकिन तभी बटलर कहता है ये है मिस फुयू, मध्यम दर्जे की कॉक्यूपाइन। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। हाथ में चाय की प्याली लिए वैद बताता है कि वो एक छोटी सी रियासत की राजकुमारी थी और उसे नाचने का शौक भी था। लेकिन अपनी पहली ही परफॉर्मेंस के दौरान उसके पैर लड़खड़ा गए और राजा ने उस पर ध्यान नहीं दिया, यहाँ तक कि उसे छुआ भी नहीं। लेकिन फिर भी उसे इनाम के तौर पर किसी अदना से अधिकारी को दे देना, ये तो उनकी तजलील हुई। शायद वो यहाँ से नहीं जाना चाहती। तभी हमारी अपा फिक्री सोचती है कि शायद यही सदमा उन्हें ले डूबा है। सदमे के दौरान इस तरह की बीमारी होना आम सी बात है। फिर वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन सोचती है कि मुझे और भी थोड़ी तफ्तीश कर लेनी चाहिए। तभी वो वेट बड़बड़ाता है कि शायद वो वहाँ पर दोबारा जाना नहीं चाहती। तभी हमारी अपा फिक्री कहती है कि दोबारा से तुम्हारा क्या मतलब है। लेकिन तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। अपा फिक्री कुछ सोच रही होती है। तभी उसके पास से कुछ मुलाजमत गुजरती है और कहती है कि मुझे प्रिंसेस फुयू के लिए बहुत बुरा लग रहा है, कल उन्हें भेज दिया जाएगा। तभी उसकी झपक जाती है और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें दिखाई जाती है प्रिंसेस फुयू जो कि एकदम उदास बैठी हुई होती है। तभी हमारी प्यारी सी अपा फिक्री कहती है कि एकदम अलग नजर आ रही है, बिल्कुल कॉटन रोज की तरह। तब उसके साथ वाला बटलर कहता है कि इसका क्या मतलब है। तब वो कहती है कि ये एक ऐसा फूल है जो कि दिन के दौरान रंग बदलता रहता है। सुबह वो सफ़ेद होता है और शाम होते होते बहुत ही गहरे रंग का गुलाबी हो जाता है। तभी वो कहता है कि इसका मतलब ये फूल दिन भर रंग बदलता है। तभी वो कहती है कि हाँ ये भी बिल्कुल वैसे ही लग रही है, रात को इतनी मसमौला और सुबह एकदम गमगीन। तभी वो बटलर कहता है कि आप सही कह रही है, मैंने भी नोटिस किया था। तभी वो अपनी दोस्त के पास वापस चली जाती है और कहती है कि तुम्हें और भी कुछ पता है इस बारे में। तभी वो कहती है कि बस इतना पता है कि पहले वो उत्तर में दिखी और फिर पूर्व में दिखी। तब उसने कहा कि पहले उत्तर में और फिर पूर्व की तरफ चली गई, आखिर इसका मतलब क्या हो सकता है। तभी वो अपनी छोटी उंगली को देखती है और इस छोटी उंगली से हमें एक और हिंट मिलता है। दोस्तों यहाँ से मैं आपको बताता चलूँ कि हमारी प्यारी सी अपा फिक्री के बारे में हमें धीरे धीरे हिंट दिए जा रहे हैं। पहले एपिसोड में हमको पता चला कि उसके ऊपर बहुत सारा कर्जा है। दूसरे एपिसोड में हमें पता चला कि उसको अपनी जान जोखिम में डालने का शौक है। और तीसरे एपिसोड में हमें उसकी कटी हुई छोटी सी उंगली दिखाई जाती है। इन सारे ही सीन्स का कोई मतलब बनता है जो कि आगे चल के आपको पता चलेगा, तो इसको ज़रूर नोट कीजिएगा। फिर हम देखते हैं कि हमारी प्यारी सी अपा फिक्री जेड पवेलियन की मिस्ट्रेस और हमारे हीरो के सामने बैठी हुई एक कहानी सुनाती है। वो कहती है कि एक लेडी थी जो कि हमारे यहाँ पर इसी तरह की बीमारी की शिकार थी। असल में उसका सौदा हो गया था और सौदे की वजह से उसका दिमाग ख़राब हो गया था और वो रात को उठकर बाहर जंगल में चली जाती थी और सुबह सवेरे वापस आ जाती थी। सब लोग उससे डरने लगे थे और वो सबको देखकर चौंक जाती थी और कहती थी कि आखिर हुआ क्या है। हंसती रहती थी सारी रात और दिन में रोया करती थी। तभी वो दोनों पूछते हैं कि आखिर उससे हुआ क्या था। तभी वो कहती है कि उससे सदमा हो गया था, असल में उसे बेचा गया था जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा सदमा हो गया। तभी वहाँ की मिस्ट्रेस कहती है कि मैं नहीं मानती कि ऐसे अगर कोई लड़की को बेचा जाए ऐसी जगह से तो उसे बुरा लगेगा। लेकिन तभी वो कहती है कि ज़्यादा तौर पर नहीं लगता, लेकिन जब आप एक ऐसे इंसान के साथ जाने वाली होती है जो कि कई बच्चों का दादा हो तो आपका सदमा लेना बनता है। तभी वो कहती है कि फिर वो ठीक कैसे हुई। तो हमारी अपा फिक्री कहती है कि उसकी इस बीमारी की वजह से सौदा कैंसिल हो गया और जिसकी वजह से वो ठीक हो गई। तो शायद प्रिंसेस फुयू भी ठीक हो जाएगी जब ये सब खत्म हो जाएगा। तो और बस इसी के साथ वो चुप हो जाती है। लेकिन हमारा हीरो उसके चेहरे के तासुरात को पढ़कर कहता है कि तुम कुछ छुपा रही हो। तभी वो अपा फिक्री उसको गलत नज़र से देखने लगती है और इसी वजह से हमारा प्यारा सा बटलर भी उसे कहता है कि इस तरह से मत देखो। लेकिन फिर वो वहाँ से उठकर चली जाती है। फिर हमें पता चलता है कि हमारी प्यारी सी अपा फिक्री बहुत ज़्यादा गमगीन हो गई है और सोच रही है कि प्रिंसेस फुयू के घर के बाहर पहरेदार लगा दिए गए हैं ताकि वो अपनी बीमारी के चलते खुद को नुकसान ना लगा दे। लेकिन तभी वो सोचने लगती है कि शायद ये मेरी एक सोच ही है। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि वो और भी ज़्यादा गमगीन और निराश होने लगती है। ये बात हमारी कॉक्यूबाइन पता कर लेती है और कहती है कि बताओ तुम्हें क्या हुआ है। लेकिन तभी वो कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ। और बस इन सारी बातों के बीच शाम होने लगती है
और हमें पता चलता है कि हमारी प्रिंसेस फुयू को आखिरकार अलविदा किया जाता है। और जब वो अलविदा हो रही होती है तो हमारी प्यारी सी अपोफिक्री उनके पास आ जाती है और उनको देखने लगती है दूर से। तभी हमारी कॉक्यूपाइन भी उनके पीछे आ जाती है और कहती है कि तुम अभी भी नहीं बताओगे। तब वो कहती है कि ये सिर्फ मेरी एक सोच है, सिर्फ एक अंदाज़ा है, हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ। लेकिन फिर वो कहती है कि आप किसी को बताओगी तो नहीं ना। फिर वो कहती है कि नहीं, मैं क्यों किसी को बताऊँगी, तुम बताओ मुझे। वो कहानी अधूरी थी, असल में उसने अपनी कीमत खुद गिराई थी, वो नाटक कर रही थी। तब हमारी कॉक्यूपाइन कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा। तब वो कहती है कि वो किसी से मोहब्बत करती थी, कोई था जो उससे मोहब्बत करता था, लेकिन वो उसकी कीमत अदा नहीं कर सकता था क्योंकि बोली लगाने वालों ने कीमत को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिया था। लेकिन कीमत को घटाने का सिर्फ एक तरीका था कि माल में कोई नुक्स निकल आए। ये कोठे पर आम चीज़ होती है कि जब आप में कोई बीमारी पाई जाती है तो आपकी कीमत कभी कभी ना के बराबर हो जाती है। यही कुछ उसके साथ हुआ। उसकी इस बीमारी की अफवाह ने रंग पकड़ा और उसका सौदा कैंसिल हो गया, जिसके बाद और भी बोलीकर्ताओं ने अपनी बोली पीछे खींच ली, जिसकी वजह से उसकी कीमत ना के बराबर हो गई और उसका महबूब उसे आकर उसको ले गया और वो दोनों खुशी खुशी वहाँ से निकल गए। मुझे ऐसा लगता है कि प्रिंसेस फुयू के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। वो दोनों वहीं पर पले बढ़े और जवान हुए, लेकिन प्रिंसेस तब एक प्रिंसेस थी, इसलिए वो उनका हाथ नहीं मांग सकता था, इसलिए वो वहाँ से निराश होकर चला गया होगा और एक सिपाही बन गया। लेकिन फिर कहानी में मोड़ आया, प्रिंसेस राजा की कॉक्यूपाइन बन गई। लेकिन उनके पास एक सुनहरा मौका था। उनके पास एक मौका था कि जब वो राजा की नज़रों में अगर गिर गई तो फिर हर किसी की नज़र में गिर जाएगी। शायद उन्हें वो मोल ना मिले जो कि उन्हें मिलना चाहिए था कभी। इसका मतलब ये है कि वो जानबूझकर वहाँ पर लड़खड़ाई, जानबूझकर गिर गई, जिसकी वजह से राजा ने उनको इग्नोर किया और उनको छुआ तक नहीं। वो पाक रही और ये बात जैसे ही उस सिपाही को पता चली तो वो और भी ज़्यादा उसको पाने के लिए उत्सुक हो गया। वो चला गया उन लोगों से लड़ने के लिए जिनसे लड़ने के लिए कोई आमतौर पर नहीं जाता। उन्होंने उन बारबरियन को हरा दिया और आखिरकार फातेह होकर वापस लौटे और लौटते वक्त उन्होंने एक ही चीज़ मांगी, वो थी प्रिंसेस फुयू। जब ये बात राजा तक पहुंची होगी तो वो भी अचंभे में पड़ गए होंगे। उन्होंने भी सोचा होगा कि आखिरकार इसमें ऐसा क्या है जो वो नहीं देख पाए। उनके अंदर जिज्ञासा बड़ी होगी और यही बात जब प्रिंसेस फुयू को पता चली होगी तो उन्होंने ये नाटक शुरू किया। उन्होंने ये दिखाया कि वो एक पागल है ताकि राजा का दिमाग फिर से उनसे हट जाए। वो सोचने लगे कि ये तो एक पागल लड़की है, इससे अच्छा है कि इसको उसी को दे दिया जाए। और उन्होंने अपने नाटक में सफलता हासिल की। इसके साथ साथ उन्होंने एक और चीज़ की, वो रस्क तब किया जाता है जब आप किसी की मन्नत मांगते हैं। उत्तर की तरफ से शुरू होकर पूर्व की तरफ जाना, चांदनी रातों के अंदर। ये रस्क तब किया जाता है जब आप अपने महबूब की विदाई को अपने दिल में लिए उसके आने की दुआ करते हैं। ये रस्क तब किया जाता है जब आप ये दुआ करते हैं कि आप किसी को मिल जाए या कोई आपको मिल जाए। यही उन्होंने किया। तभी मुझे शक पड़ा कि शायद वो रस्क इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि वो नींद में चल रही थी। वो रस्क इसलिए कर रही थी क्योंकि वो अधिकारी जिनका वो इंतज़ार कर रही थी वो उनके पास आ जाए, और शायद अब वो आ चुका है। लेकिन ये तो सिर्फ मेरी एक सोच है। इसके ऊपर हमारी कॉक्यूपाइन जवाब देती है कि सोचे हो या सच्चाई, दोनों ही सूरतों में ये बहुत खूबसूरत है। मुझे उससे जलन हो रही है। हमारे हीरो इनरकोट की कुछ झलकियों के बाद हमारी अपोफिक्री दिखाई जाती है। वो खुद से कहती है कि मोहब्बत अगर एक दवा है तो ये कैसी दवा है। शायद ये एक खूबसूरत एहसास है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है जेड पवेलियन एकदम खाली, और हमारी कॉक्यूपाइन अपनी नज़र को घुमाती है तो देखती है कि राजा उसके सामने है। और राजा कहते हैं कि वो जिसे अपोफिक्री कहा जाता है, मुझे उससे एक काम है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आशा करता हूँ आपको ये रिव्यू पसंद आएगा दोस्तों। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा पसंद आया तो कमेंट भी कीजिए दोस्तों। थैंक यू। खुदा हाफिज़। अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलेंगे। थैंक यू।